हाय एवरीवन, आई एम यशवर्धन। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट। सो कुछ बातें हैं जिन्हें हम पहले कर लेते हैं कि आखिर ये संविधान क्या होता है। तो बस सीधे सरल शब्दों में कहूँगा कि इस देश को चलाने के लिए एक रूल बुक है जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, या हम जिसे कहते हैं संविधान की किताब या संविधान। राइट। अब ये संविधान की जो किताब लिखी गई है वो किताब कैसे लिखी गई है, किसने लिखी है, कहाँ से उसकी प्रेरणा ली है, आज हम इन बातों को देखेंगे और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। राइट। सो हम देखते हैं, अगर भारत में पहली बार संविधान बनाने की मांग की जाती है तो वो मांग की जाती है 1934 में एम एन रॉय के द्वारा। ये एम एन रॉय हैं, इनका नाम था मानवेंद्र नाथ रॉय, जो कि वेस्ट बंगाल के, आज जिसे हम वेस्ट बंगाल कहते हैं, उस समय बंगाल हुआ करता था ये पूरा वो। और एम एन रॉय की एक और जो खासियत है वो बताना चाहूँगा कि इसे आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी आप याद रखेंगे। ये भारत के वो पहले नेता थे जिन्होंने कि किसी भारतीय ने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। उन्होंने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी अपने कम्युनिस्ट सहयोगियों के द्वारा। और अगर हम देखें, इस देश में लंबे समय तक जिसने शासन किया, जिसने कि इस देश के आज़ादी के आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई, वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कांग्रेस ने भी इस तरह की डिमांड की थी। ऑफिशियल डिमांड कांग्रेस ने 1935 में की थी कि भारत के लिए, भारतीयों के लिए एक संविधान निर्माण किया जाना चाहिए। आगे चल के हम देखते हैं 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने भी, जब वे अध्यक्ष थे, तो उन्होंने डिमांड की कि एक संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए और इस संविधान का निर्माण का आधार होना चाहिए वयस्क मताधिकार। लेकिन यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है इस बात से कि अगर वयस्क मताधिकार कहा जा रहा है तो शायद जो 18 वर्ष की आयु जो लोग पूरी कर लेते हैं वे सभी वोट देने के लिए योग्य हो जाते हैं। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था। उस वक्त वोटिंग राइट बहुत ही लिमिटेड लोगों को मिला करते थे, जिनके पास संपत्ति है, जो टैक्स पे करते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हीं को वोटिंग राइट्स मिला करते थे, सभी को वोटिंग राइट नहीं थे। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने स्पेशल डिमांड की थी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए, संपत्ति जैसी जो शर्तें हैं वो हटा देनी चाहिए। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। अगस्त प्रस्ताव, इस वक्त लॉर्ड लिलिथ थे, तो उन्होंने 1940s में एक प्रस्ताव रखा कांग्रेस के सामने। और ये वो दौर था जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था और ब्रिटेन की हालत खराब होनी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि अलग अलग मोर्चों पे उसको युद्ध में संलग्न रहना पड़ रहा था। और साथ ही साथ यहाँ पर जैसे कि भारत से बिना पूछे, भारतीय राजनीतिक दलों को बिना विश्वास में लिए हुए अंग्रेजों की जो सरकार जो भारत पर शासन करती थी, उसने अपने आप को और भारत को ब्रिटेन के साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व कर लिया। और भारतीय राजनीति इस बात का विरोध कर रहे थे कि इसका बर्डन भारत के ऊपर ही पड़ना है, भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। उन बातों को उन्होंने विरोध किया और विरोध स्वरूप जितनी भी सरकारें जो कि प्रोविंस में बनी थी कांग्रेस की सरकारों ने, सभी ने एक साथ त्यागपत्र दे दिया। इट मीन्स बड़े पैमाने पर राजनीतिक विरोध किया गया। ऐसे में यहाँ पर ब्रिटिशर्स के द्वारा 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है और कहा जाता है कि आपको हम, जब युद्ध समाप्त हो जाएगा उसके पश्चात संविधान निर्माण करने का अधिकार हम देते हैं। तो जनाब इस तरह की चीज़ें भी चल रही थी क्योंकि प्रेशर उनके ऊपर बढ़ रहा था। आगे चल के हम देखते हैं कांग्रेस ने इस तरह की डिमांड को नहीं माना, तो 1942 में क्रिप्स, ब्रिटिश कैबिनेट एक मिनिस्टर थे स्टैनफोर्ड क्रिप्स, जो कि कैबिनेट के मेंबर थे, और वो यहाँ पर आते हैं और उन्होंने भी एक इसी तरह का प्रपोजल रखा कि यहाँ पर आपको भारतीयों को संविधान बनाने का हक दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा युद्ध समाप्त होने के पश्चात। इसको कुछ इस तरह से भारतीयों ने देखा कि एक डूबता हुआ बैंक है और वो कह रहा है कि राइट, आप हमारे इस चेक को लेके जाइए और भुना लीजिएगा भविष्य में। तो इस बात पर भी कांग्रेस तैयार नहीं। और दूसरी एक बड़ी अड़चन यहाँ पे पैदा की थी इंडियन मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिनका ये डिमांड थी कि सेपरेट, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई जानी चाहिए, संविधान सभा बनाई जानी चाहिए, अलग अलग, हिंदुओं के लिए अलग बने और मुसलमानों के, पाकिस्तान के लिए अलग बने। ये जिन्ना का कहना था, इस देश के सभी मुसलमानों का कहना
नहीं था। इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने सारे के सारे मुस्लिमों को अगर रिप्रेजेंट कर रहे होते तो शायद भारत में इतने सारे आज मुस्लिम्स नहीं होते। राइट दोस्तों, तो ध्यान रखें, ये सिर्फ उन्हीं की अप्रोच थी। और आगे चल के हम देखते हैं, क्योंकि मामला यहाँ तक सेट नहीं होता है, तो 1946 में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि 1945 में वर्ल्ड वॉर ओवर हो जाता है, और उसके बाद क्योंकि यहाँ लगातार विरोध चल ही रहा था, यहाँ पे नेवी का विरोध भी होने की संभावना बन गई, सेना विरोध कर रही है, और 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चल पड़ा था। और उस वक्त तो गांधी जी इतने व्यग्र हो गए थे कि उन्होंने कहा कांग्रेस से कि अगर आप आंदोलन में खड़ा नहीं करेंगे तो मैं हिंदुस्तान की बालू से ही एक आंदोलन खड़ा कर दूंगा। और उन्होंने एक नारा दिया, करो और मरो, डू एंड डाई। कुल मिलाकर के देश का माहौल कुछ ऐसा बन पड़ा था कि अंग्रेजों को अब ये लगने लग गया था कि लंबे समय तक भारत में रहना अब संभव नहीं है, तो बेहतर है कि क्यों ना दोस्ताना तरीके से ही हम यहाँ से चले जाएं। तो ऐसे में ब्रिटेन से 3 सदस्यों का एक कैबिनेट मिशन आता है, अर्थात वहाँ की कैबिनेट जो थी, मिनिस्टर्स जो थे, वे 3 लोग आते हैं। उनमें तो एक स्टैनफोर्ड क्रिप्स हैं, पैथिक लॉरेंस हैं और हैं अलेक्जेंडर। तो ये जो 3 सदस्य हैं, पैथिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये 24 को आते हैं, 24 ऑफ मार्च 1946 को भारत में आते हैं। और इसी की रिकमेंडेशन पर, इसी की सिफारिश और सलाह पर भारत में संविधान सभा का गठन किया जाता है। अब संविधान सभा जो बनाई जाएगी तो कैसे बनाई जाएगी, इस बात को समझते हैं। देखिए यहां का देखें तो संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या होनी थी 389, जिसमें से कि 296 सीट्स थी ब्रिटिश भारत की, अर्थात जहां पे ब्रिटिश प्रांत थे वहां पर, और 93 सीट्स थी देसी रियासतों की, जहां पे राजे रजवाड़े शासन किया करते थे। तो इस तरह से देखा जाए, इसके अलावा अलग गवर्नर्स के जो प्रोविंस थे उनसे भी 4 आयुक्तों को यहाँ पर नॉमिनेट करने की व्यवस्था की गई। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहली बार एक सरकार सहमत हुई ब्रिटेन की कि यस, भारत को भारतीयों के लिए एक संविधान बनाने का हक है, और उनको वह हक दिया गया। क्यों ये बात मैं यहाँ कह रहा हूँ, क्योंकि 1927 में एक और घटना हुई थी इसी तरह की, जब आया था यहाँ पर साइमन कमीशन, और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे, उसका विरोध किया गया था। और वो भी आए थे इसलिए कि वो देखने के लिए आए थे कि भारत को किस तरह का संविधान दिया जाना चाहिए, किस तरह के यहाँ संवैधानिक सुधार किए जाने चाहिए। उसके विरोध का जो कारण था बड़ा, वो ये था कि भारतीयों की मांग थी कि अगर भारतीयों के लिए कोई कानून बनाना है, भारतीयों के लिए भविष्य के कानूनों का निर्माण करना है, और उसमें किसी भी उस कमीशन में भारतीय सदस्य की भागीदारी नहीं, क्योंकि जितने भी साइमन कमीशन में सदस्य थे वे सभी के सभी गोरे लोग थे, अर्थात अंग्रेज लोग थे। तो भारतीयों ने उसका विरोध किया था और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। उसी दौरान लाहौर में विरोध प्रदर्शन करने के दौरान लाला लाजपत राय घायल हुए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। राइट दोस्तों, तो हम उनको कभी और चर्चा करेंगे, हम यहीं इस चर्चा को रोक के आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ देखा गया कि लगभग जो आबादी है, तो प्रत्येक 10 लाख लोगों पे एक मेंबर तय किया गया कि एक मेंबर जाएगा, और उसका चुनाव कहाँ से किया जाएगा, जो प्रोविंस थी, जो प्रोविंशियल काउंसिल थी, प्रांतीय परिषदें थी, उसमें जो निर्वाचित होकर के सदस्य आए थे, उन सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया। ये कुछ ऐसा समझ जाइए जैसे कि वर्तमान में हम राज्यसभा का चुनाव देखते हैं कि राज्यों की विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो उसी प्रकार से ये चुनाव यहाँ पर किया गया। तो एक तरह से इनडायरेक्ट इलेक्शन था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। राइट फ्रेंड्स, और यहाँ पर देखा जाए कि इसमें और जो मुद्दे जिन पे हमें चर्चा करना जरूरी है, यहाँ पर देखें तो एक तो हमें पता चल रहा है कि संविधान सभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था, अर्थात डायरेक्ट मतदाताओं ने अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको इलेक्ट नहीं किया था, बल्कि प्रोविंशियल जो काउंसिल्स थी, जो प्रांतीय सभाएं थी, उनके सदस्यों को चुना, उन्होंने संविधान सभा को सदस्यों को चुना। दूसरी बात, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, पर्सियंस, एंग्लो इंडियंस, इंडियन जो ईसाई हैं वो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इन सभी लोगों के प्रतिनिधियों को इसमें जगह दी गई। राइट, सभी को शामिल किया गया। और एक बहुत बड़ी हस्ती जो उस वक्त की थी, महात्मा गांधी, ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, बल्कि उस वक्त जितने भी बकाया नेता थे वे सभी के सभी लगभग संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन महात्मा गांधी ने कभी भी कोई भी पद नहीं धारण किया, कभी कोई मांगा नहीं उन्होंने। राइट, और एक चीज और, इस इलेक्शन के लिए बेस बनाया गया था
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो तय किया गया था कि कौन व्यक्ति मत दे सकता, तो मत वही दे सकता था, अर्थात यहाँ पे योग्यताओं के बाद जो कर चुकाते थे, जिनके पास संपत्ति थी और जो पढ़े लिखे लोग थे, सिर्फ वही लोग इस इलेक्शन में अपने प्रतिनिधियों को चुन सकते थे। तो यहाँ देखा जाए तो सीमित मताधिकार प्राप्त था। अब यहाँ हम क्रमवार देखते हैं कि संविधान सभा की किस तरह से आगे बैठक हुई और क्या हुआ। तो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946, जिसका कि मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था, वे इसमें शामिल ही नहीं हुए। लेकिन इसी दौरान ये जो कि प्रीलिम्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और ये थी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 के दौरान। देन 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, राइट। इसके अलावा 2 उपाध्यक्षों का भी चुनाव होता है, जो कि देखिए अलग अलग समय पे चुने जाएंगे। 25 जनवरी 1947 को एच.सी. मुखर्जी, और यहाँ मैं एक बात बता देता हूँ, अगर आप तारीखें भूल जाते तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट ये ध्यान रखना है कि अगर अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और 2 उपाध्यक्ष भी हैं जो कि एच.सी. मुखर्जी हैं और दूसरे हैं वी.टी. कृष्णमाचारी। ये आपको याद रखना है। लगभग यूँ मानिए कि हर परीक्षा, चाहे वो वनडे एग्जाम की हो, स्टेट सिविल सर्विसेज की हो, यूपीएससी की हो, तो वहाँ पर इस तरह की इंफॉर्मेशन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। जरूरी नहीं कि हर बार तारीखें पूछी जाए, तो आप यहाँ पर ऐसा कोई बहाना ना बनाए कि आपको तारीखें याद नहीं होती। सेकेंड, अगर हम आते हैं ये जो कि जिसे हम प्रियम्बल कहते हैं, जिसे हम ऑब्जेक्टिव्स, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव वो है, तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया या प्रस्तुत किया, राइट। अब यहाँ देखें इससे हमें क्या पता चलता है। पिछली क्लास हमने प्रियम्बल की ली थी, जिसमें हमने आपको बताया कि क्या वो सोच थी हमारे संविधान निर्माताओं की, इस संविधान का दर्शन क्या, इस देश को कैसे चलाया जाएगा, जनता को किस तरह के अधिकार दिए जाएंगे, ये सारी बातें प्रियम्बल में या उद्देश्य प्रस्ताव में थी, जिसे कि बाद में स्वीकार कर लिया जाता है। 22 जनवरी 1947 को इसको सर्वसम्मति से इसको स्वीकार कर लिया जाता है। तो जो मुख्य मुख्य तारीखें, एक तो आपको ध्यान रखना है कौन सी तारीख होगी, जिसे आपने याद रखना है 9 दिसंबर, जिस दिन पहली बैठक हुई। दूसरी बैठक की अगर हम बात करें 11 दिसंबर, यहाँ स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। फिर एक और आएगी 13 दिसंबर, जबकि उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया जाता है और लाया जाता है, और 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से इसको पास कर दिया जाता है, राइट। तो आप इस बात का ध्यान रखें। फिर क्या यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 का क्या कोई रोल है, तो बिल्कुल हम यहाँ कहेंगे इस जो एक्ट आया था, इसके द्वारा भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया जाता है और 2 देश बन जाते हैं। अब यहाँ पर कई बार सवाल आता है कि माउंटबेटन योजना क्या है, मनबाटन योजना क्या है। तो बेसिकली जो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने का प्लान था, जिसके बेस पर बनाया गया था स्वतंत्रता अधिनियम, उसे कहा जाता है माउंटबेटन योजना, जिससे इंडिया और पाकिस्तान 2 सॉवरेन कंट्री का जन्म होता है, राइट। यहाँ पर 2 अलग अलग देश बन जाते हैं, जिसे 3 जून योजना भी कहा जाता है, 3 जून 1947 या माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है, राइट। तो ध्यान रखिएगा। अब आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो यहाँ से क्या फ़र्क आया, क्योंकि यहाँ से एक बड़ा फ़र्क आएगा कि इंडियन की जो संविधान सभा है भारत की, वो इस अधिनियम के बाद जब देश आज़ाद होता है तो भारत एक संप्रभु देश के तौर पर स्थापित हो जाता है, और भारत की जो संविधान सभा है वह भी एक संप्रभु संविधान सभा बन जाती है। अर्थात अब उसके ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट नहीं है, बल्कि वो अपने आप में किसी भी तरह के निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो यहाँ से क्या परिवर्तन हुए हम देखते हैं। नंबर 1, संविधान सभा को पूरी तरह एक संप्रभु निकाय बनाया गया, क्योंकि अब ब्रिटिश संसद के साथ भारत के कोई भी संबंध नहीं रहे, समाप्त हो गए। दूसरी बात, संविधान सभा एक विधायिका का रोल भी करने लगी, अर्थात वो लेजिस्लेचर भी बन गई। अब आपके मन में सवाल आएगा कि लेजिस्लेचर या विधायिका का काम क्या होता है। देखिए, जो संसद होती है उसका काम है कानून बनाना, विधायिका का काम है विधान बनाना, विधान अर्थात कानून। तो यहाँ पर जहाँ पर संविधान सभा एक तरफ तो संविधान का बनाने का काम कर रही है,
दुनिया के अलग अलग 60 देशों के संविधानों को पढ़ रही है, उसमें जो अच्छे क्लॉज है भारतीय परिस्थितियों में क्या लागू किया जा सकता है उस पर ध्यान दे रही है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर कि वह विधायिका में भी कन्वर्ट हो गई, अर्थात वो लेजिस्लेटिव असेंबली भी बन गई कि नए तरह के कोई भी कानून बनाने हैं तो वो काम भी संसद यहाँ पर करने लग गई। और जब वो संविधान सभा जब लेजिस्लेचर के तौर पे काम करती थी तो क्या कोई स्पीकर होता था? यस, बिल्कुल होता था। यदि मान लीजिए संविधान सभा जब लेजिस्लेटिव असेंबली के तौर पे या संसद के तौर पे काम करती थी तो वहां पर अध्यक्ष होते थे जी वी मावलंकर। तो आप कह सकते हैं लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जी वी मावलंकर थे। ध्यान रखिएगा, जी वी मावलंकर। और अगर संविधान सभा के अध्यक्ष की बात की जाती है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तब अध्यक्षता करते थे जब संविधान सभा नए संविधान बनाने का लिए बैठक करती थी। तो ध्यान रखिए, एक ही सभा है, एक ही जैसे उसके मेंबर हैं, लेकिन वो दो रोल अलग अलग प्ले करती थी, तो उसके दो अध्यक्ष अलग अलग समय के लिए बना दिए गए थे। और इस तरह से संविधान सभा दोनों ही काम करती रही। कब तक? 26 नवंबर 1949 तक। ये वो तारीख है जिस दिन हम कहते हैं, प्रस्तावना में लिखा है कि हम संविधान को देश को अर्पित करते हैं, स्वयं स्वीकार करते हैं, अंगीकृत करते हैं। राइट, तो ये है। अब एक बड़ी चीज यहां पर और देखनी होगी कि देखिए यहां पर और क्या होता है, मुस्लिम लीग के सदस्य जो कि पाकिस्तान से संबंधित थे संविधान सभा से अलग हो गए। क्यों? क्योंकि देखिए संविधान सभा में जो सदस्य थे पूरे यूनाइटेड इंडिया से इलेक्ट होकर के आए थे, लेकिन क्योंकि भारत और पाकिस्तान दो अलग देश ही बन जाते हैं तो उनकी संविधान बनाने की जो सभा है वो भी अलग अलग हो जाती है। तो जितने मेंबर थे वो सब वापस चले जाते हैं, कहाँ पर? पाकिस्तान में, वहाँ के बन जाएंगे। अब इस तरह से अगर देखा जाए तो जहां पहले संविधान सभा में टोटल मेंबर थे 389, अब वो रह जाते हैं कितने? 299। तो यहां पर लगभग अगर हम संख्या देखें तो 229, मतलब यहां देखें 229 रह जाते हैं, क्योंकि भारत में अगर देखें तो संख्या इतनी रह जाती है। तो देसी रियासत में लगभग कितने थे? लगभग यहां पर देखें तो 70 के आसपास पहुंच जाते हैं। राइट, तो यहां पर आप इस संख्या पर भी ना जाए, बस सिंपल सा ये लाइन याद रखें कि यहां से मुस्लिम लीग अलग हट गई और पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा का गठन कर दिया गया। तो इन संख्याओं में उलझने की जरूरत आपको नहीं है, बस आपको जानकारी के लिए बता दिया कि आपके पास ही जब नोट्स रहेंगे तो आपको पता रहे कि अच्छा इतने सदस्य थे, फिर बाद में घट के इतने रह गए जब पाकिस्तान अलग हो गया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी तारीखें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। अब आप पूछेंगे राष्ट्रमंडल क्या है, मन में सवाल आता है। जो भी देश कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे थे उन देशों के समूह को कहा जाता है राष्ट्रमंडल देश, और अंग्रेजी में कहा जाता है कॉमनवेल्थ नेशन, कॉमनवेल्थ कंट्रीज। राइट, सो भारत ने भी सदस्यता ले ली थी उनकी। फिर अगली है कि नेशनल फ्लैग, हमारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा झंडा है उसको अपनाया जाता है। और अगली महत्वपूर्ण तारीख अगर हम देखें तो वो है 24 जनवरी 1950, जिस दिन हमारा नेशनल एंथम, क्या है ये? राष्ट्रीय गान। ध्यान रखिएगा, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग में फर्क है। और जो राष्ट्रीय गान है इसे नेशनल एंथम कहते हैं, जिसको किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और देखिएगा ये जो जनगण मन है ये भारत का नेशनल एंथम बन गया। और बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है अमार सोनार बांग्ला, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे हुए जो गीत हैं या जो गान हैं वो दो देशों के अलग अलग हैं, बांग्लादेश का और भारत का भी। तो अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का हो गया और इंडिया का हो गया कौन सा? जनगण मन। अगला अगर हम देखें तो यहाँ पर राष्ट्रगीत जिसे हम कहते हैं ना वंदे मातरम, वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत है ये कहाँ से अगर देखें तो ये भी ये देखिए यहाँ पर आ गया 24 जनवरी 1950 को अपनाया जाता है। और जो वंदे मातरम है ये बंकिम चंद्र चटर्जी का एक नॉवेल था, एक किताब थी हम बोलेंगे, और उसका नाम था आनंद मठ, जो कि बेस्ड था सन्यासी विद्रोह की कहानी जिसमें दी थी। तो उसमें ये जो वंदे मातरम गीत है उसमें था, जिसे कि हम राष्ट्रीय गीत के तौर पर जानते हैं आज। देन अब सवाल आता है कि देखिए चुनाव तो हुए नहीं, तो अब जो संविधान सभा है वो एक संसद का भी काम कर रही है, तो क्या संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं वो राष्ट्रपति? जी हाँ। यहाँ हम देखें तो 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
भारत का पहला राष्ट्रपति बना दिया जाता है, राइट, ध्यान रखिएगा। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ कुछ छोटी मोटी इंफॉर्मेशन है वो मैं बता देता हूँ। हालांकि स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में या वनडे एग्जाम्स में ये चीज़ें पूछी जाती है और जगह पे नहीं, जैसे कि संविधान बनाने में कितना समय लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन और टोटल 11 उसकी बैठकें हुई। संविधान निर्माताओं ने लगभग कितने अलग अलग देशों के संविधानों को पढ़ा, तो लगभग 60 अलग अलग देशों के संविधानों का उन्होंने पढ़ा। देन इसके प्रारूप कितने दिनों तक विचार हुए? देखिए क्वेश्चन नहीं आता तो मैं कहूँगा ये जरूर ध्यान रखें, ये वाला इनको हम बस बता रहे हैं आपको। तो 114 डेज। हाँ, ये आपको आश्चर्य होगा कि इस पर कुल कितना पैसे का खर्च हुआ था, तो लगभग 64 लाख रुपीस का खर्च हुआ था, जो कि अगर आज की तारीख में अगर देखें तो कोई भी अमाउंट नहीं है लगभग उन दिनों, लेकिन बड़ा अमाउंट था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। यस, ये तारीख महत्वपूर्ण है। तो 26 नवंबर 1949 की तारीख महत्वपूर्ण है। देन उसके बाद 24 जनवरी 1950 की तारीख महत्वपूर्ण है और एक 26 जनवरी 1950 की तारीख भी महत्वपूर्ण है। तो इन तारीखों का ध्यान रखिएगा, राइट। अब देखते हैं क्या हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में अलग अलग कमिटीज बनाई गई। इन कमिटीज से लगातार क्वेश्चंस आते हैं, तो आपने यहाँ ध्यान रखना है कि इनको भूलना नहीं है, इनको याद रखना है, आपने अलग से नोट भी करना है। जैसे कि संघ शक्ति समिति, तो जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और अगर देखें दूसरा, यहाँ पर संघीय संविधान समिति माफ कीजिएगा संस्थापक तो नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है तो वो है प्रारूप समिति, जिसके चेयरपर्सन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्या इसके अलावा और भी ऐसी समितिज हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए? तो बिल्कुल मैं यहाँ कहूँगा कि प्रारूप समिति आप याद रखिए। और मौलिक अधिकारों के लिए या अल्पसंख्यक या जनजाति मामलों के लिए जो सलाहकार समिति बनी, इन्हें याद रखना जरूरी है, क्योंकि इसमें सरदार पटेल थे और इनके लिए सब कमिटीज और बनाई गई। तो मौलिक अधिकार के लिए जेवी कृपलानी है और अल्पसंख्यक कमेटी के लिए एच.सी. मुखर्जी हैं, राइट। तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज़ आप ध्यान रखें। और ये मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई कमेटी है तो वो है ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरपर्सन थे बी आर अम्बेडकर। और इसके अदर जो मेंबर्स हैं तो उन्हें याद रखना बहुत आसान है। आप ऐसे कह सकते हैं अय्यर, अयंगार, मुंशी, सादुल्ला। और यहाँ पर आप बोलेंगे एम, मित्र की जगह कौन आ गया? माधव आ गए। और के.टी., ठीक है, खेतान की जगह टी कृष्णाचार्य आ गए, राइट। तो मैंने याद करने का आपको एक ट्रिक बता दी, तो आप इस तरह से याद रखें। तो बी आर अम्बेडकर इसके चेयरपर्सन हैं, गोपाल स्वामी अयंगर हैं, कृष्ण स्वामी अय्यर हैं, डॉक्टर के मुंशी कन्हैयालाल मुंशी हैं, मोहम्मद सैदुल्ला हैं यहाँ पर, और एन माधव राव जो कि किसकी जगह आए थे? बी एल मित्र के स्थान पर आते हैं। और टी कृष्णाचारी जो कि डीपी खेतान की मृत्यु होने के पश्चात आते हैं। तो ये ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है, इसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है। देन इसके बाद हम अगला देखें इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो वो आता है, ये देखिए यहाँ पर अगर हम पहली कोई देखें तो एक तारीख है जिसे जानना बहुत ज़रूरी है कि संविधान की प्रस्तावना में जो तारीख दी गई है 26 नवंबर 1949, इसे किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो इसे मनाया जाता है संविधान दिवस के रूप में, ध्यान रखिएगा, राइट। तो इस दिन से हम देखते हैं कि संविधान के कई सारे जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वे लागू हो जाते हैं और रेस्ट ऑफ जो बचे होते हैं वो 26 जनवरी 1950 से लागू हो जाते हैं। और उस वक्त अंबेडकर कौन सी मिनिस्ट्री संभालते थे? तो वो थे उस वक्त लॉ मिनिस्टर, विधि मंत्री हुआ करते थे। और भारत में संविधान का जनक के तौर पे उन्हें जाना जाता है, या फिर उन्हें बोला जाता है कि मेन आर्किटेक्ट हुआ करते थे वो, उन्हें बोला कि हु इज़ द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो थे बी आर अम्बेडकर। या बोला जाएगा फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो भी बी आर अम्बेडकर, राइट दोस्तों। और जैसा कि मैंने बताया 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। और ये परंपरा शुरू हुई है 19 नवंबर 2015, उसके पहले नहीं मनाया जाता था, ध्यान रखें। और ये यूपीएससी में मेंस में भी इसी तारीख को एक बार पूछ लिया गया था, तो इस बात को आप ध्यान रखें, इस तरह से प्रश्न आ जाते हैं। अब देखते हैं कि संविधान लागू हुआ, तो जो इन्हें आप भूल सकते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा कि 26 नवंबर 1949 को कुछ जो मेन जो बातें थी वो लागू हो गई थी। हालांकि बहुत सारे प्रोविजंस दिखेंगे, मैं मेन आपको ऐसे बता देता हूँ कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान लागू हो गए थे,
संसद से संबंधित प्रावधान लागू हो गए हैं, या निर्वाचन से संबंधित प्रावधान लागू हो गए हैं, वोटिंग से रिलेटेड जो है प्रावधान वो लागू हो जाते हैं। तो इस तरह से जो कुछ महत्वपूर्ण जो प्रावधान थे वो लागू हो जाते हैं। और 26 जनवरी से रेस्ट ऑफ जितना बचा हुआ हमारा संविधान था वो पूरा का पूरा लागू हो जाता है, और उस दिन को हम रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस के तौर पे। अब यहाँ पे एक सवाल और आएगा कि क्या इसके पहले कभी लाहौर में कुछ बनाया गया था? तो बिल्कुल, क्योंकि सवाल आता है कि आखिर ये 26 जनवरी चूज क्यों की गई, जब 26 नवंबर ऑलरेडी 26 नवंबर थी हमारे पास की 1949, तो एक नई तारीख क्यों चुनी गई? क्योंकि कुछ ही दिनों का तो फर्क है, 26 अगर हम देखें नवंबर और ये 26 जनवरी। तो देखिए ऐसा था कि उस तारीख को और इस तारीख में फ़र्क क्यों आया, तो यहाँ 26 जनवरी चुनने का जो रीज़न था, पहली बार भारत में दिसंबर 1929 जो कि तारीख क्या थी 26 जनवरी को मनाया गया था पूर्ण स्वराज दिवस। कहाँ पर ये मनाया था? रावी नदी के तट पर लाहौर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वहाँ पर पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। तो उसी 26 जनवरी को हमने माना गया कि अपने देश को गणतंत्र दिवस के तौर पे उसी तारीख को मनाया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। कुछ एक दो और छोटी मोटी बातें देखें कि संविधान सभा के द्वारा जो मोहर, जो कौन सी जो सिंबल या हम बोलेंगे स्टैम्प कौन सी ली गई थी, तो वो थी, उसमें आज हमारा नेशनल एनिमल कौन सा है? टाइगर, बट उस वक्त हाथी को अपनाया गया था। उस मोहर में क्या था? हाथी था। अब एक और सवाल आता है जो बार बार कई क्वेश्चंस मतलब कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा के संवैधानिक माफ कीजिए कानूनी सलाहकार कौन थे, लीगल एडवाइजर कौन थे? तो वो थे BN राव, राइट। तो ये क्वेश्चन लगातार आता है, तो इस बात को ध्यान रखें। संविधान सभा का सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया था? तो वो थे HVR अयंगर, राइट। तो ध्यान रखें। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ सवाल जो लगातार पूछे जाते हैं वो आते हैं, यहाँ से कई क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि संविधान सभा में क्या महिलाओं का प्रतिनिधित्व था? बिल्कुल था। और महिलाएं अगर देखें तो 1 से लेकर 15 तक महिलाएं हैं। तो यहाँ पर मैं इनके नाम नहीं ले रहा हूँ, आप इनको नोट्स में खुद देख लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएंगे नोट्स। बट यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण हैं, जैसे हंसा मेहता हो गई, राइट। तो इनका नाम लगातार आता है, जैसे मालती चौधरी हैं, राजकुमारी अमृता कौर जो कि बाद में भी मंत्री बनती हैं, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित। ये कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं जो कि बार बार आप जब भी आप पढ़ेंगे आप इसके बारे में, आंदोलन के बारे में, राष्ट्रीय आंदोलन, तो वहाँ पर इनका रोल आपको जगह जगह मिलेगा कि ये कौन है, राइट फ्रेंड्स। तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतना ही है। आपको मैंने बता दिया कि किन बातों का ध्यान रखना है। एक बार मैं दोबारा से आपको बताऊंगा कि आपको किन बातों को इस पर ज़्यादा ध्यान रखना है, जिससे कि आप इन्हें भूलें ना और अपने एग्जाम के लिए आप मुकम्मल आप तैयारी कर सकें, राइट। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फिर से आपको एक बार रिकैप करते, एक बार रिवाइज करा देते हैं कि पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग किसने रखी? एम.एन. रॉय ने। कांग्रेस की तरफ से डिमांड किसने रखी? जवाहरलाल नेहरू ने रखी, राइट। अगस्त प्रस्ताव क्या है? 1940 में अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिलित को लेकर के आए थे कि आपको युद्ध के पश्चात हम संविधान सभा बनाना। और इसमें एक बड़ी चीज़ थी, संविधान सभा तो बनाएंगे लेकिन देंगे क्या? डोमिनियन स्टेटस देंगे, जिसके के लिए ऑलरेडी जब पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया तो कब? 26 जनवरी 1930 को, तभी बोल दिया था कि अब भैया डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, बल्कि हमें कंप्लीट या पूर्ण तरीके से स्वतंत्रता चाहिए, अंग्रेजों के अधीन नहीं रहना चाहते। और डोमिनियन स्टेटस जो होता है उसमें क्या होता है कि हमारे को हमारे आंतरिक मामलों में तो स्वतंत्रता मिल जाती, बट भारत की जो संसद होती वो सोवरेन नहीं होती, हमेशा वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर होती, राइट। तो हमारे राजा महाराजा जो भी रानी रहती, ब्रिटेन की क्वीन रहती उस वक्त पे। अब देखिए यहाँ पर और कुछ तो अब आएगा कैबिनेट मिशन कब, माफ कीजिएगा क्रिप्स मिशन कब आया? तो 1942। और कैबिनेट मिशन के 3 सदस्यों का नाम आपने याद रखना है, पैथिक लॉरेंस हो गए, स्टेफोर्ड क्रिप्स हो गए और A.V. अलेक्जेंडर हो गए। दैन इसके अलावा यहाँ से जो महत्वपूर्ण बातें और हैं कि चलिए, और हाँ, महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे, उन्होंने कोई पद नहीं ग्रहण किया। और यहाँ पर जो चुनाव हुए थे तो बेस क्या बनाया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 को बनाया गया था। और चुनाव जब हुआ तो उसको वयस्क मताधिकार नहीं था, बल्कि बहुत ही सीमित मताधिकार मिला था। जो लोग टैक्स पे करते थे, जिनके पास प्रॉपर्टी, जो पढ़े लिखे लोग थे, तो बहुत ही लिमिटेड लोग थे, उन्होंने इसे वोट किया था। पहली बैठक संविधान सभा की कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को होती है। और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को
बनाया जाता है। और 11 दिसंबर को 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। देन इसके अलावा दो उपाध्यक्ष थे, H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी। दैन इसके अलावा उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेकर के आए, तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू इसको लेकर के आए थे। और इसे कब स्वीकार किया जाता है, तो 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्ताव को पास किया था सर्वसम्मति से। माउंटबेटन योजना क्या है, देश के विभाजन से संबंधित जो योजना है वो है। 3 जून योजना क्या है, ये भी माउंटबेटन योजना को ही कहा जाता है। देश को भारत और पाकिस्तान दो पार्ट में डिवाइड करने की बात की गई थी, राइट। फिर आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इससे क्या हुआ, तो संविधान सभा पूरी तरह से संप्रभु निकाय बन जाती है और संविधान सभा कन्वर्ट हो जाती है विधायिका के रूप में भी, राइट। और यहाँ से फिर हम देखते हैं लोकसभा के स्पीकर जो पहले थे वो कौन थे, जीवी मावलंकर। और जब संविधान सभा के अध्यक्ष के तौर पे काम करते थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट। अब ये फिर देखने वाली बातें हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया है, 22 जुलाई 1947 को। और वो क्या है, ट्राई कलर वाला तिरंगा है। और तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग दिखता है, तो ऑरेंज कलर, सैफरन कलर, बीच में वाइट कलर, जिसमें कि एक नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 स्पोक्स हैं, तीलियां हैं। और वो कहाँ से लिया, अशोक के स्तंभ से लिया है। दैन इसके अलावा सबसे नीचे हरा रंग है, तो ध्यान रखें इस बात को। राष्ट्रीय गान जो कि जिसको किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, वो 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया जाता है। इसी तरह से राष्ट्रीय गीत जन गण मन के वो नेशनल एंथम ये है वंदे मातरम। जन गण मन क्या है, नेशनल एंथम, और राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम, जिसे किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी का एक नॉवल था आनंद मठ, उससे इसको लिया गया था। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बनते हैं, तो भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 24 जनवरी 1950 को बनते हैं, राइट दोस्तों। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और महत्वपूर्ण समितियों में देखा जाए तो प्रारूप समिति है जिसके कि अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। और कौन है, अय्यर, अयंगार, मुंशी सादुल्ला और माधव राव, ठीक है। मित्र की जगह माधव राय आए और खेतान की जगह कृष्णमाचार्य आए। तो इन बातों को याद रखिए जहाँ से क्वेश्चंस लगातार आते रहते हैं, राइट। चलिए, तो आपको जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें मैं यहाँ पे दोबारा से बता रहा हूँ। संविधान का जनक B.R. अम्बेडकर को, प्रमुख वस्तुकार तो ये भी B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, जो कि कब से, 2015 से मनाना शुरू किया जाता है, राइट। देन गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 1930 में लाहौर में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, इसलिए 26 जनवरी को ही भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस बात को दिमाग में रखिएगा। प्रतीक के तौर पे हाथी, मोहर के तौर पे था। B.N. राव संविधान सभा के कानूनी सलाहकार थे, राइट। तो इन बातों को ध्यान रखें। तो इस तरह से जितनी भी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी इस टॉपिक से, इस चैप्टर से, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से, वो सारी मैंने कोशिश की है आपको बताने की। तो अब आपका काम इसमें यह है कि आपको बार बार इसको रिवाइज करना है। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे तो उतना अच्छे से बेहतर तरीके से आपको चीज़ें याद रहेंगी। और एक और काम करना है, आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर लेना है और उनको लगातार सॉल्व करना है। और जो नहीं बनते हैं तो आपने क्या करना है, वो हम लोगों से पूछ लेना है। और आपको जो संस्थान का जो YouTube चैनल है हाजीलाज IAS, आपने उसको सब्सक्राइब करना है। लगातार उस पर भी ये वीडियो डलेंगे, ऐप पे भी वीडियो हैं। तो अगर आपको कहीं भी कोई भी समस्या आती है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं कि आपको कहीं भी किसी भी तरह से समझने में कोई समस्या आ रही हो, या आपकी कोई और भी कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्या क्वायरीज हो, तो आप वहाँ दे सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो लगातार आप पढ़ते रहिए, फिर हम मिलते हैं कल नेक्स्ट अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।